अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। आसमान में मिसाइलें, जमीन पर तनाव। लेकिन सवाल यह कि क्या अमेरिका हमला करके खुद मिडिल ईस्ट में फंस चुका है? आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसके हमले में 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। यह अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस बारे में कई रक्षा विशेषज्ञों ने पहले ही अमेरिका को वार्न किया था कि ईरान से जंग शुरू करने से पहले अपने सैनिकों की सुरक्षा की चिंता अमेरिका को करनी चाहिए। यानी अमेरिका फंस चुका है और ट्रंप घिर चुके हैं मिडिल ईस्ट में। ईरान के खिलाफ सीधे और अप्रत्यक्ष हमलों में अमेरिका ने ताकत तो दिखाई, लेकिन अब उसी ताकत की कीमत चुकाने की नौबत आ चुकी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने हथियारों की कमी का एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ बेइंतहा नुकसान अमेरिका और उसके सहयोगियों को। दोनों खबरों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका के मिसाइलों की कमी या अमेरिका के हथियारों की कमी की करते हैं। खबर है कि अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि लंबा युद्ध अमेरिका की कमजोरी को उजागर कर सकता है। तो क्या ईरान पर हमला करके फंस चुका है अमेरिका? आइए समझते हैं। SM-3 और SM-6 और THAAD ये ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल अमेरिका ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कर रहा है, और ईरान हजारों की संख्या में मिसाइल अमेरिका के सहयोगियों मिडिल ईस्ट में और इजराइल पर छोड़ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में इंटरसेप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी डिफेंस स्टॉक तेजी से घट रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी भारी दबाव है। लगातार हमलों से सिस्टम ओवरलोड है। सप्लाई चेन पर भी गंभीर असर है, क्योंकि जो भी शिप्स इस एरिया में आ रही हैं वो आईआरजीसी के निशाने पर हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने में बहुत वक्त लगता है। ये कोई आसान काम नहीं है। एक नई मिसाइल बनाने में 3 साल का समय लग जाता है। हाईटेक मिसाइलों के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोचिप्स, और माइक्रोचिप्स की कमी बहुत ज्यादा है इन दिनों अमेरिका के पास, और इसी वजह से ईरान की चुनौती अमेरिका पर भारी पड़ रही है। अगर हालात यही रहे तो अमेरिका के लिए बहुत लंबा संघर्ष हो सकता है, और अमेरिकी कमजोरी को मिडिल ईस्ट में उजागर भी कर सकता है। यानी अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति, लेकिन सोचिए अगर एक बेकाबू परमाणु मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रही हो और उसे रोकने वाला सिस्टम फेल हो जाए, तो क्या सुपर पावर बच पाएगा? अमेरिका के पास तबाही को रोकने का कोई प्लान भी नहीं है। अमेरिका खुद इस सिचुएशन में अब फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना नहीं चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी सेना सरेंडर कर दे। ईरानी सेना के पास कोई विकल्प नहीं, आईआरजीसी के पास विकल्प नहीं है, जबकि आईआरजीसी के अपने दावे हैं। आईआरजीसी कह रहा है अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, आर्म्स हो, या फिर अमेरिकी सैनिकों की जान। आज के ग्लोबल सिचुएशन में जो स्थिति है वो बहुत डरावनी है। जिस तरह से हथियारों की दौड़, टूटी कूटनीति और बढ़ती अनिश्चितता ने सुपर पावर की तैयारियों की असलियत पर सवाल खड़ा किया है, वो खतरनाक संकेत दे रहे हैं। पर्दे पर हमने ये मंजर पहले भी देखा है, अ हाउस ऑफ डायनामाइट जैसी फिल्मों में, जहां एक चूक पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा करती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो फिक्शन है, और आज हालात बहुत खतरनाक तरीके से इस हकीकत के करीब पहुंच चुके हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, सब कुछ परफेक्ट प्लानिंग के भरोसे टिका होता है, बैकअप के भरोसे नहीं। सवाल यह नहीं कि अमेरिका कितना ताकतवर है, सवाल यह है कि अगर अमेरिका की पहली रणनीति फेल हो गई या अमेरिका का प्लान ए फेल हो गया, तो फिर अमेरिका का प्लान बी क्या है? या अमेरिका के पास कोई प्लान बी है ही नहीं। आईआरजीसी के मिसाइलों का कोई जवाब नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध में आगे और अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर वैश्विक हो सकता है, अमेरिका पर ज्यादा हो सकता है, और सबसे ज्यादा असर होगा डोनाल्ड ट्रंप पर और उनकी राजनीति करियर पर। हो सकता है इस युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाए। लेकिन ईरान दूसरी तरफ यह साफ कर चुका है कि जंग बेशक अमेरिका ने शुरू की हो, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा। ईरान पर हमले जारी हैं, और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका, इजराइल ने ईरान में कई जगहों पर जोरदार हमले किए हैं।
ईरानी नेताओं के मुताबिक इन हमलों की शुरुआत अब तक खामेनेई और अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य, राजनीतिक और खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इससे पता चलता है कि जंग बढ़ती जा रही है और ये जंग लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि ईरान भी पूरी बैकअप के साथ रेडी है। ईरान के पास मिसाइल बैकअप है, ईरान के पास ड्रोन्स बैकअप हैं, जिससे वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना बदला ले रहा है। और मिडिल ईस्ट इस वक्त अस्थिरता के सबसे बड़े कगार पर है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़ा दावा किया है। IRGC के हवाले से बताया गया है कि ईरानी हमलों में अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। इसके अलावा इब्राहिम लिंकन पर भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला बोला है। वहीं ईरान ने बदले का संकल्प लेते हुए जवाबी कार्रवाई में इजराइल और अरब देशों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के मुताबिक जेरूशलेम और मध्य शहर बेत शेमेश में एक प्रार्थना स्थल, जिसे सिनगॉग कहा जाता है, वहां पर भी मिसाइल गिरे हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बेत शेमेश में 9 लोगों की जान चली गई है, 28 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इजराइल में अब तक मारे गए लोगों की संख्या 11 पहुंच गई है। वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है। एक के बाद एक मिसाइल खाड़ी देशों में फट रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने ईरान पर बड़े और लंबे सैन्य हमले से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह वार्निंग दी थी कि अमेरिकी हथियार पर इस पर भारी प्रभाव होगा, अमेरिकी हथियार भंडार पर भारी दबाव बढ़ेगा, अमेरिका यहां लंबे युद्ध में फंस सकता है। सबसे बड़ी चिंता एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों को लेकर थी, जिनका इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगर इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ी तो ये एक तरह से उस सुरक्षा कवच के हट जाने जैसा होगा जो अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी हथियारों और वॉरशिप्स को दुश्मन के हमलों से बचाते हैं। एक तरह से हवाई कवच का काम करते हैं, सुरक्षा कवच का काम करते हैं। और बगैर सुरक्षा कवच के अमेरिका मिडिल ईस्ट में कब तक टिक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। जैसे जैसे अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे अपने ठिकानों और सहयोगी देशों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर्स भी दागने पड़ रहे हैं। इंटरसेप्टर्स ऑटोमेशन पे काम करते हैं। जैसे ही रडार कोई मिसाइल को डिटेक्ट करता है, इंटरसेप्टर्स मिसाइल फायर होती हैं, जिसकी वजह से ये मिसाइलें तेजी से खर्च हो रही हैं। लेकिन इन मिसाइलों को इतनी तेजी से बना पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से मिसाइलें खर्च हो रही हैं, उस रफ्तार से मिसाइल तैयार करना नामुमकिन है। मिसाइल बनाना कोई वर्कशॉप प्रोजेक्ट नहीं है। इस काम में अरबों रुपए लगते हैं और सालों तक ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि किसी देश की सुरक्षा की ढाल होती हैं, स्पेशली एयर डिफेंस या फिर इंटरसेप्टर्स। एक मिसाइल बनाने में कितनी लागत लगती है और दुनिया की सबसे महंगी मिसाइल कौन सी है, इसकी कीमत क्या है? मिसाइल बनाने में लगने वाला खर्च मिसाइल के टाइप पर भी निर्भर करता है। आइए इस मिसाइल के मामले को भी समझते हैं। ट्राइडेंट 2, जिसे D5 के नाम से भी जाना जाता है, इसे बनाने में $89.7 मिलियन लगते हैं। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो एक मिसाइल की कीमत 750 करोड़ रुपए है। मिनटमैन 3, इसको बनाने में $7 मिलियन का खर्च आता है, लगभग 58 करोड़ रुपए। टॉमहॉक मिसाइल, जो बहुत खतरनाक मिसाइल है, अमेरिका का और दुनिया भर में जबरदस्त डिमांड है, एक मिसाइल बनाने का खर्च $1.3 मिलियन है। इसके अलावा रस्टी डैगर ERAM मिसाइल है, जो कि $2.5 लाख के कीमत से बनाई जाती है। जेवलिन, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, उसकी एक मिसाइल की कीमत $4.57 लाख है। अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल दुनिया की सबसे महंगी मिसाइलों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल की कीमत $89.7 मिलियन है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को अमेरिका का सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। मिनटमैन 3 के बारे में भी जान लीजिए, जिसका ऑफिशियल नाम है LGM-30G। अमेरिका की प्रमुख इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जमीन से साइलो से इसे फायर किया जाता है। यह 3 फेज में ठोस ईंधन पर चलने वाली मिसाइल है, जो 9600 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस रेडियस में अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। हां, यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और यह मिसाइल 1970 से अमेरिका की सेना में सेवारत है। टॉमहॉक, जिसकी चर्चा बहुत होती है, डिमांड बहुत है, यह एक मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। जैसे कि
हमारे देश में ब्रह्मोस है। इसे अमेरिकी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। यह लंबी दूरी तक मार करने की ताकत रखती है। टॉमहॉक पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जा सकती है। ERAM के बारे में भी जान लीजिए। ये एक स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहते हुए दागा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य हाई टारगेट पर सटीक हमला करना है। जेवलिन एक अमेरिकी निर्मित बेहद सटीक और पोर्टेबल फायर एंड फोगट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे सैनिक कंधे पर लेकर जाते हैं और वहीं से इसे दागा जा सकता है। मिसाइल का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सेंसिटिव हिस्सा उसका गाइडेड सिस्टम होता है। इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर, जायरोस्कोप, एक्सीलरोमीटर, रेडार सीकर, इंफ्रारेड सेंसर और सैटेलाइट नेविगेशन यूनिट होते हैं। इन कंपोनेंट से यह पक्का होता है कि मिसाइल अपने रास्ते पर है और दुश्मन को टारगेट करे, निशाना बनाए। वॉरहेड काफी जरूरी और महंगा कंपोनेंट है। इसे मिसाइल के खास डिजाइन वाले हिस्से में रखा जाता है। इसका काम विस्फोट होने तक स्थिरता और सुरक्षा पक्का करना है। मिसाइल का नोज कोन आमतौर पर सिरेमिक या फिर गर्मी प्रतिरोधी कंपोजिट मटेरियल से बना होता है। हालांकि एक मिसाइल देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सटीक मैन्युफैक्चरिंग और हाई ग्रेड मटेरियल को लेकर एक ही हथियार सिस्टम में जोड़ा जाता है। यही वजह है कि एक मिसाइल की कीमत कुछ करोड़ से कई 100 करोड़ रुपए तक चली जाती है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी कि सेंटकॉम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है। सेंटकॉम फोर्स ईरानी शासन के सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह करने के लिए लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं। उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जो तत्काल खतरा पैदा कर सकते हैं। इन हमलों में 1000 से ज्यादा टारगेट आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनको निशाने पर लिया गया है। अब तक अमेरिका ने कौन कौन सा हथियार इस्तेमाल कर लिया इस जंग में, यह भी आप जान लीजिए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। लुकास ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। F-18 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है। F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है। F-22 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है। A-10 अटैक जेट का इस्तेमाल किया गया है। F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है। EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान का इस्तेमाल किया गया है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि AWACS का इस्तेमाल किया गया है। एयरबॉर्न कम्युनिकेशन रिले P-8 पोसाइडन का इस्तेमाल किया गया है। RC-135 टोही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जा रहा है। काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईंधन भरने वाले, हवा में ही रिफ्यूल करने वाले रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो विमान का इस्तेमाल किया गया है। C-130 कार्गो विमान का भी इस्तेमाल अमेरिका ने इस जंग में अभी तक ईरान के खिलाफ कर दिया है। तो यह है अमेरिका की सैन्य तैयारी और हथियारों की लिस्ट, जिसका इस्तेमाल वो ईरान को घुटनों पर लाने के लिए कर रहा है। लेकिन क्या तेहरान घुटनों पर आ सकता है? बहुत बड़ा सवाल है, इसको समझते हैं। एक तरफ अमेरिका के बहुत महंगे हथियार हैं, इतने महंगे हैं कि दुनिया के कई देशों के लिए इन हथियारों को अफोर्ड कर पाना भी मुमकिन नहीं है। तो ईरान के पास क्या है? ईरान कैसे काउंटर कर रहा है? ईरान इन महंगे हथियारों को निशाना बना रहा है अपने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के जरिए। एक सस्ता ड्रोन गिराने के लिए लाखों डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइल, और यही है इस कहानी का क्लाइमैक्स। अंदाजा लगाइए कि कुछ लाख रुपए का एक ड्रोन, 10 से 15 लाख रुपए की लागत वाला, और दूसरी तरफ कई करोड़ रुपए के इंटरसेप्टर मिसाइल। यही खाई, यही असमानता अमेरिकी सैनिकों के लिए, अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए और अमेरिकी सरकार के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिरदर्द का सबसे बड़ा सबब है। इसलिए अमेरिका चाहकर भी इस जंग को बहुत लंबा नहीं खींच सकता है। न्यू अमेरिका सुरक्षा केंद्र के रक्षा विशेषज्ञ बेका वॉसर बताते हैं कि अमेरिका ने टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल TLAM का इस्तेमाल बेहद तेजी से किया है। ये मिसाइलें दुश्मन के बुनियादी ढांचों को तबाह करने में अहम भूमिका निभाती है। वॉसर ने वार्निंग दी है कि अमेरिका चीन युद्ध के सिचुएशन सिमुलेशन में टॉमहॉक मिसाइलें पहले ही हफ्ते में खत्म हो जाती हैं, जिससे उनके उत्पादन और उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान में अमेरिका अपने लंबी दूरी के एंटीशिप मिसाइलों का सीमित इस्तेमाल कर रहा है। ये वही हथियार हैं जो प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ किसी भी संभावित युद्ध में बहुत जरूरी साबित होंगे। इससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन कुछ क्षमताओं को भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहता है और भविष्य को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए, अमेरिका चीन के तनाव को देखते हुए अमेरिका ना तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेगा इस रीजन में, ना तो बहुत ज्यादा दिन तक इस रीजन में वो रुकने वाला है, और ना ही बहुत ज्यादा हथियारों को आगे वो इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिट हो रही है। इजरायल ने ईरान के सैन्य नेतृत्व पर हमला करके अमेरिका का बोझ कुछ हद तक तो कम किया है, लेकिन इजरायल के ज्यादातर हथियार भी अमेरिका से आते हैं। एक जर्नल के मुताबिक इजरायल खुद भी हथियारों की कमी से जूझ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इजरायल के पास एरो 3 एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक तेजी से कम हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स जो कुछ आ रही हैं उसकी माने तो ईरान ने इजरायल पर जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं उनमें से हर एक को बनाने में करीब $10 लाख तक का खर्चा आया। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में बड़ी मात्रा में मिसाइल और इंटरसेप्टर्स तैनात कर चुका है, जिसे कुछ सहयोगी देशों से आए हथियार भी शामिल हैं। लेकिन अगर ये जंग लंबी चली, युद्ध लंबा खिंचता है, तो पेंटागन को प्रशांत क्षेत्र में जो हथियार भंडार है उसको हटाने पर विचार करना पड़ सकता है, जो रणनीतिक तौर पर बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि चीन ताक लगाए इस पूरे मूवमेंट को देख रहा है। चीन का टारगेट ताइवान है। अमेरिका यहां फंसा तो अमेरिका के हाथ से ताइवान गया, इसलिए यहां पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा अमेरिका को। और अगर अमेरिका ने यहां से पीछे हटने की कोशिश की तो फिर पीछे खड़ा है तेहरान और तेहरान के ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम। अमेरिका ईरान टकराव ने मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को, जियोपॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की अपील करते हुए इसे गंभीर नतीजों वाला संघर्ष बताया है। इस बीच यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने 3 देशों से, जो उसमें शामिल हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान, इनसे संयम बरतने की अपील की है। ओमान, जो पहले ही अमेरिका और ईरान की बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, उन्होंने भी अमेरिका को सतर्क रहने को कहा है, संयम बरतने को कहा है। अगर कूटनीतिक चैनल सक्रिय हुए तो युद्ध विराम या सीमित समझौते की संभावना बन सकती है, लेकिन जमीनी हालात किसी त्वरित समाधान की ओर इशारा कर नहीं रहे हैं। इस बीच रूस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी है और चिताया है कि हमलों से रेडियोलॉजिकल तबाही का खतरा हो सकता है। अगर ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं तो क्षेत्रीय ही नहीं वैश्विक सुरक्षा पर भी गंभीर असर हो सकता है। ईरान के कुछ इलाकों में रेडिएशन फैल सकता है जहां पर न्यूक्लियर सेंटर्स हैं। अमेरिका के लिए इस जंग के परिणाम रणनीतिक जीत से लेकर बड़े सैन्य और आर्थिक नुकसान तक भी जा सकते हैं। एक एक सैनिकों का कॉफिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता के लिए आखिरी कील साबित हो सकती है। लंबे युद्ध की स्थिति में भारी सैन्य खर्च, सैनिकों की जाती जान का खतरा और घरेलू राजनीति का दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर बेतहाशा है। इधर मार्केट में तेल बाजार में उथल पुथल है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो रही है। सिम्पसन सेंटर की केली ग्रीको बताती हैं कि इंटरसेप्टर सिस्टम बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम इन्हें जितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से बना नहीं सकते। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो पश्चिम एशिया में मौजूद युद्ध को संभालते हुए चीन जैसे भविष्य के बड़े खतरों के लिए खुद को तैयार रखें। अब आपको इस वॉर से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं फुल स्क्रीन। देखिए किस तरह से ये जंग अभी भी जारी है और दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।